students and all the viewers. I am मोहम्मद अरफात ख़ान. चलें भाई, आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, मैं आज MCQs नहीं करवा रहा. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली सर अपने चैप्टर को कंटिन्यू करें, टॉपिक अपलोड करें जो जिस तरीके से आप टॉपिक पढ़ाते थे. तो आज हम MCQs को थोड़ा सा छोड़कर, ये नहीं कि मैंने MCQs को बिल्कुल छोड़ दिया, आगे की वीडियोज़ में मैं अपने MCQs भी अपलोड करूँगा. लेकिन फ़िलहाल आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन सम टॉपिक, और मैंने डिसाइड किया था कि हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. तो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन वाला चैप्टर चल रहा था. तो उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट टॉपिक ये पढ़वाया था. तो उसके बाद अब मैं टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. लेकिन उससे पहले वही वाली बात मेरी, अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अपने मेरे चैनल को, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा. वो इस वजह से क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि सर अरफात ने वीडियो अपलोड कर दी है और आपको देखनी है, तो अगर आपने बेल आइकन पर हिट करने के बाद ऑल पर क्लिक नहीं किया तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिला करेगी. तो बेल आइकन पर हिट करना लाजमी होता है, साथ साथ ऑल पर क्लिक करना लाजमी होता है. मेरे चैनल पर मैं जब अपने एनालिटिक्स को चेक कर रहा होता हूं तो वहां पर मुझे पता चलता है कि 75% मेरी जो वॉच टाइम होता है या जो व्यूज़ होते हैं, 75% वो होते हैं जो कि नॉट सब्सक्राइब्ड वाले व्यूअर्स देख रहे होते हैं. नॉट सब्सक्राइब वाले 75% हैं, और सिर्फ 25% वो होते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है और वो व्यूज़ दे रहे होते हैं. आप अंदाज़ा लगाएं आपका क्या जाता है. अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा. ये है कि हाँ भाई हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें खुशी होती है कि हाँ भाई हमारे व्यूअर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा. चलें भाई स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. ये रही एक सिंपल सी डायग्राम. इस डायग्राम में आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, स्ट्रेट लाइंस. एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही. ठीक है, अच्छा मैं अगर नंबरिंग करूं, लेट सपोज एक लाइन को मैं कह देता हूं लाइन नंबर 1 और एक को मैं कह देता हूं लाइन नंबर 2. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों लाइंस में से वो कौन सी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा कि सर ये जो फर्स्ट वाली लाइन है दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये जो सेकंड वाली लाइन है ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट वाली जो है वो तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो सेकंड जो लाइन बनी हुई है, सेकंड जो सरफेस बनी हुई है, ये ना तो हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में आता है ना ये वर्टिकल. तो फिर ये क्या है? तो आप इसको ये कहेंगे ये जो सेकंड सरफेस है ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बना रहा है, और एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. समझ रहे हैं? तो भाई सेकंड सरफेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक ऐसी सरफेस जो किसी भी हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए, और इस एंगल के लिए लाजमी है कि ये 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए. मतलब वर्टिकल से कम और हॉरिजॉन्टल से ज्यादा. समझ रहे हैं? तो ऐसा सरफेस जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल बनाता हो और वो एंगल 0 से ग्रेटर होता हो और 90 से कम होता हो, हर उस सरफेस को, हर उस प्लेन को हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन. अपने नाम से जाहिर है दिस इज इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन पर है, सिंपल सी बात है. सो अ सरफेस दैट मेक्स एन एंगल थीटा, और एंगल की कंडीशन क्या बताया मैंने आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा. एंगल की कंडीशन क्या है कि ये 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम होना चाहिए. तो हर उस सरफेस को, हर उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन. एक काम ही करते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं. सच अ सरफेस दैट मेक्स, क्या बनाएगा? दैट मेक्स एन एंगल थीटा, और किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, और उसकी कंडीशन क्या होगी? सच दैट ओके 0 डिग्री लेस देन थीटा ग्रेटर देन, लाइक दिस. अब आप इस कंडीशन को चेक करें क्या लिखी हुई. पहले मैं एक काम ही करता हूं, डेफिनेशन कंप्लीट करता हूं, फिर मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूं. सच दैट दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन.
अब आप इस कंडीशन को नोट करें, जो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है ये वाली कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब क्या है, ये जो थीटा बनेगा, इस थीटा की बात कर रहे हैं, ये एंगल थीटा 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो अगर सरफेस ने एंगल 0 से ज्यादा बनाया और 90 से कम बनाया, हर उस प्लेन को, हर उस सरफेस को हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। सिंपल सी बात है। तो इंक्लाइन प्लेन बेसिकली एक सिंपल मशीन में से हमारे पास आती है। इसका काम होता है हैवियर ऑब्जेक्ट्स को, मतलब अगर आपको ऐसे उठाना पड़े और किसी जगह पर लिफ्ट करना पड़े, तो इसके मुकाबले में हम क्या करते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। तो ये हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में बड़ा काम आती है। सिंपल सी बात है। ओके जनाब, अब एक काम ही करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। कंडीशंस को क्या डिस्कस करना है, लेट सपोज हमारे पास इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये मैंने बना दिया इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। ओके जनाब, भाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास भी लाजमी होगा, और मास की वजह से ऑब्जेक्ट का वेट होता है, क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है। और वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, और ये फोर्स हमेशा कहां की तरफ होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ रहे हैं। तो अब आप क्या काम करेंगे, आप इस बॉडी का वेट ड्रॉ करेंगे। ये देखें, मैंने इसका वेट ड्रॉ किया बिल्कुल सीधा सीधा वर्टिकली नीचे की तरफ, ये आ गया इसका वेट, ठीक है। फिर हम एक चीज और ड्रॉ करते हैं। जब भी किसी बॉडी को आप किसी सरफेस पर रखते हैं, समझ रहे हैं, तो उस बॉडी पर दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं। एक तो होता है उसका वेट और दूसरा होता है उस पर रिएक्शन। भाई लेट्स सपोज इस मार्कर है, मार्कर का जो वेट होगा वो कहां होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये मार्कर इस सरफेस पर हैंड पर क्या कर रहा है, एक्शन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो अगर मार्कर एक्शन कर रहा है सरफेस पे, तो सरफेस रिएक्शन करेगा मार्कर पर। तो अगर एक्शन डाउनवर्ड तो रिएक्शन अपवर्ड। समझ रहे हैं। तो अब यहां पर एक सवाल पैदा होगा रिएक्शन के बारे में। सरफेस तो यहां पर भी है, समझ रहे हैं, इसका मतलब ये सरफेस पर बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पर क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं रिएक्शन के बारे में, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सरफेसेस का रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इधर, ये डस्टर है, ये डस्टर है, ये इसकी सरफेस है। अगर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, तो इस सरफेस का रिएक्शन हमेशा कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर, ऐसे होगा, ठीक है। अगर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ होगा, ये रहा सरफेस, तो इसका रिएक्शन हमेशा कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इस सरफेस को आप ऐसे रख देंगे, तो इस सरफेस का अब रिएक्शन कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका मतलब जब भी आप सरफेस के रिएक्शन की बात करते हैं, तो सरफेस का रिएक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। इसका मतलब अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन का रिएक्शन इस बॉडी पर बनाऊं, तो कहां पर होगा, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे, अगर यूं रखा हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर ऑब्वियस बात है ऐसा बनना चाहिए। तो भाई इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं फिलहाल अभी तक, एक इसको नीचे खींच रही है, वो कौन है, वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा सरफेस का रिएक्शन है, जिसको मैं लिख देता हूं आर, आर फॉर कैपिटल आर फॉर रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द बॉडी, ठीक है। चलें भाई आगे चलते हैं, इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम कंप्लीट करते हैं, और एक काम करते हैं, हम इस रिएक्शन वाली लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ताकि आपको एक एक्सिस मिल जाए। ये देखें, मैंने इसको बैकवर्ड क्या किया, एक एक्सटेंड किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ताकि अब यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट लेकर आ सकें, जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आने के बाद हम एक टॉपिक को फॉलो करेंगे, जिसका नाम था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन टॉपिक्स में इसकी एप्लीकेशंस मौजूद होती है, जैसे आज वाले टॉपिक में भी इस टॉपिक की एप्लीकेशन मौजूद है। तो भाई मैंने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में बड़ी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था अपने टॉपिक में ही, चैप्टर नंबर 2 में। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने रिजोल्यूशन को नहीं पढ़ा हुआ, तो एक काम ही करिएगा, सबसे पहले जाके वो वीडियो मेरी चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ये होती क्या है। उसके बाद आप यहां पर आइएगा, उसके बाद कंटिन्यू आप कर सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, कंटिन्यू करते हैं इस बात को। ओके जनाब, एक बात देखें, हमारे पास जब भी एक्सिस होते हैं दो, ठीक है, उसमें जब भी एक वेक्टर होता है, इस वेक्टर को मैं कह देता हूं वेक्टर ए, और ये एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ। तो कहते हैं कि जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं, तो आपको हमेशा दो कंपोनेंट्स मिलता है, एक मिलता है ए एक्स और दूसरा मिलता है, ये आ गया ए वाई। एक और डायग्राम बनाता हूं, ये देखें, दोबारा ये लाइंस आ गई, परपेंडिकुलर एक्सिस आ गए दो हमारे पास। अगेन हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं दोबारा कह देता हूं ए, और ये इस बार एंगल बना रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ। अगेन जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, तो आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा ये और एक मिलेगा इसके परपेंडिकुलर दिस वन।
लेकिन इस बार मैं इस कंपोनेंट को कहूंगा ax और इस कंपोनेंट को कहूंगा ay। बात समझ आई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात यहां पर हम अप्लाई करेंगे। वेक्टर जिस लाइन के साथ, ये देखो, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस पर उसका हमेशा x कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? y कंपोनेंट। अगेन चेक करो, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस लाइन पर कौन सा कंपोनेंट होता है? x कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर वाला ay होता है, यानी कि y कंपोनेंट। तो भाई ये बात ध्यान में रखनी है। और हमें एक बात और पता है कि ax बराबर होता है a cos थीटा के। टॉपिक पढ़ाया था हमें, वो कंडीशन यहां पर यूज कर रहा हूं मैं। ये पूरी डेरिवेशन में आप लोगों को करवा चुका हूं। और ay बराबर होता है a sin थीटा के। सो ये टॉपिक था, इस टॉपिक को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व करना, वेक्टर को स्प्लिट करना, वेक्टर को तोड़ देना उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर। चले भाई, अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहां पर। हमारे पास एक वेक्टर है w। इस w को देखें आप, ये w इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, ये देखें, इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप इस वेट को इसकी तरह इसके दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो पहला कंपोनेंट तो आपको मिलेगा ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये बना रहा हूं मैं। पहला कंपोनेंट आपको मिलेगा ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये आ गया ये वाला। समझ रहे हैं? अब भाई ये रहा w के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक आ गया ये रहा, एक आ गया ये रहा। अब मैं इनके नेम्स डिसाइड करता हूं। हाँ भाई, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस पर कौन सा कंपोनेंट होता है? x। इसका मतलब अगर ये w इस लाइन के साथ एंगल बना रही है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा वाला होगा? बिल्कुल ठीक, wx। और wx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? w cos थीटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये wx कंपोनेंट है तो उसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो जाएगा? wy हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा वाला है? wy, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? w sin थीटा। नाउ अब आपने क्या किया? आपने इस वेक्टर को, इस वेट वाले वेक्टर को इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो हमने सीखा हुआ था। तो भाई हमें दो कंपोनेंट्स मिले, एक मिला wx और एक मिला wy, ठीक है। आगे चलते हैं। जब ये बॉडी, जाहिर सी बात है, इंक्लाइन प्लेन पर है तो ये बॉडी मूव करके, स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएगी, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा फ्रिक्शन का। हमें पता है कि फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा मोशन के ओपोजिट होती है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी, अगर बॉडी राइटवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड होगी। सो फ्रिक्शन बॉडी की मोशन के हमेशा ओपोजिट। तो भाई अगर ये बॉडी स्लाइड करके नीचे जाएगी तो यहां पर जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा वो किस तरफ आएगा? इसके ओपोजिट, लाइक दिस। अब आप नोट करें, इस बॉडी पर टोटल 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। 4 कौन कौन सी? रिएक्शन, रिएक्शन के ओपोजिट कौन सी है? wx, ये 2 हो गई। फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के ओपोजिट कौन सी है? wy, ये हो गई टोटल 4। नाउ देयर आर टोटल 4 फोर्सेस। इसको काउंट नहीं करेंगे, पता है क्यों? w को इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि आप w को तो रिजॉल्व कर दिया ना आपने, तो आप या तो वेक्टर को काउंट कर लो या इसके कंपोनेंट्स को काउंट कर लो। तो क्योंकि आपने w को रिजॉल्व कर दिया तो हम इसके कंपोनेंट्स को काउंट करेंगे, w को काउंट नहीं करेंगे। तो इसको आप अगर छोड़ दें तो हम कहेंगे देयर आर टोटल 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और ये आपको पता है पेयर्स की फॉर्म में एक्ट कर रही हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बेसिकली हमने करना क्या है, इसकी एक थोड़ी सी डेरिवेशन हमें करनी है। डेरिवेशन किस सेंस में करनी है? देखें, व्हेन, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं ताकि आप दिख जाए। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। भाई जब भी बॉडीज रेस्ट में होती हैं तो हम कहते हैं ये कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो अगर फिलहाल ये बॉडी, लेट सपोज ये रेस्ट में है, तो इस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस बात को आप यहां पर क्या लिखेंगे कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। समझ रहे हैं?
तो अगर तमाम फोर्सेस का सम 0 के बराबर आ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या तो रेस्ट में होता है या मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसको छोड़ दें। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, रेस्ट वाली कंडीशन को, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहां पर दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और एक आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, तो दोनों कंडीशंस को अलग चेक करते हैं। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस, पहले इसको चेक करते हैं। अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस हम लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ आई बात? अच्छा, अगर हम चेक करें तो एक्स एक्सिस पर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, ये देखें, एक लग रही है रिएक्शन और एक लग रही है डब्ल्यू एक्स, यानी कि ये दोनों फोर्सेस का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रिएक्शन बराबर है डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जब भी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, जब भी तो ये इक्विलिब्रियम में है, समझ रहे हैं। तो जितना रिएक्शन उतना ही डब्ल्यू कॉस थीटा, तो ये कंडीशन हो गई बैलेंस की। तो इस कंडीशन को आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, रिएक्शन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये बन गया द सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब आप बात करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो देखें भाई, अलोंग ये आ गया वाई एक्सिस, तो अब आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो अगर ये था एक्स एक्सिस हमारी डायग्राम का, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर भी दो फोर्सेस हैं, एक है फ्रिक्शन और एक है डब्ल्यू वाई, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे कि यहां पर कंडीशन क्या आ रही है, डब्ल्यू यानी कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, समझ रहे हैं। और डब्ल्यू वाई जाहिर सी बात है, डब्ल्यू वाई का मतलब हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू साइन थीटा यहां पर एडिशन है, वहां जाके सबट्रैक्शन हो जाएगी। सो डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई फिलहाल आपने ये डिस्कस किया कि लेट सपोज अगर बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में आने का मतलब ये है कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, तो अलोंग एक्स एक्सिस भी सम 0 आ गया और अलोंग वाई एक्सिस भी सम 0 के बराबर आ चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन को। जरूरी थोड़ी कि बॉडी हमेशा रेस्ट में हो, इट कैन गो डाउन, इट कैन स्लाइड डाउन। तो इसका मतलब अब हम जो सेकंड कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें इस बार ये बॉडी स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएगी। ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। इस सेकंड कंडीशन में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस बार ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से मूव करके स्लाइड करके नीचे की तरफ जा रही है। ओके जनाब, अब आप नोट करें, जब ये बॉडी स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, तो इसकी मोशन में दो फोर्सेस का रोल प्ले हो रहा है। वो दो फोर्सेस कौन सी हैं, एक तो ये वाली डब्ल्यू वाई और इसके ऑपोजिट फ्रिक्शन। ये दो फोर्सेस का तो काम ही नहीं है, ठीक है। इस बॉडी की मोशन में ये डाउनवर्ड जाए या अपवर्ड जाए, इस बॉडी की मोशन में इन दो फोर्सेस का तो वैसे भी कोई काम है ही नहीं। ये दोनों फोर्सेस तो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे इन चार फोर्सेस में से जिन दो फोर्सेस का इस बॉडी की मोशन में रोल प्ले हो रहा है। दोज टू फोर्सेस आर नंबर 1 डब्ल्यू वाई and number 2 its opposite force and that is friction। समझ आ रही बात? अब अगर इस बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो आपको पता है जब भी बॉडी पर 2, 4, 10, 1000 जितनी भी फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो आप उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, टोटल फोर्स निकालते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, देखें, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, हाँ भाई, अब मुझे नेट फोर्स निकालनी है, यानी कि इस बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है। अच्छा, टोटल का मतलब काउंट नहीं करना, देयर आर 4, देयर आर 3, देयर आर 2, नहीं, हमें बतानी है कि टोटल फोर्स, उसकी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, पहली बात तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने रिएक्शन को और डब्ल्यू एक्स को तो वैसे ही छोड़ देना है, इसका तो रोल कोई प्ले नहीं हो रहा। हाँ, हमें एक फ्रिक्शन को और डब्ल्यू वाई को अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का रोल प्ले हो रहा है जब ये बॉडी स्लाइड करके नीचे जाएगी तो, क्योंकि इस बॉडी को खींचने वाली फोर्स कौन सी वाली है, डब्ल्यू वाई। समझ रहे हैं? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, देखें भाई, एक कंडीशन में ये देखें, F1 और F2, ठीक है, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2
2। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, F1 एंड F2, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। देखें भाई, आपके सामने मैंने दो कंडीशन समझाई। किसी भी बॉडी पर अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो और अगर वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो, तो अगर आपने उन फोर्सेस का टोटल निकालना हो, नेट निकालना हो, तो आप डायरेक्टली उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ये इक्वेशन इस वाली कंडीशन को डिफाइन कर रही है। व्हेन द टू और मोर फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, और अगर आपने उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो आप डायरेक्टली सबको प्लस कर देते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, जितनी भी हो प्लस कर देंगे। और अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, और अगर अब आपने टोटल फोर्स निकालनी है कि बॉडी पर टोटल फोर्स लग कितनी रही है, तो आप पता है क्या करेंगे, अब आप दोनों फोर्सेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे। तो ग्रेटर फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि उस बॉडी पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है। चले मैं आ जाए अपनी कंडीशन के ऊपर। दो फोर्सेस हैं ओपोजिट, एक है फ्रिक्शन और एक है WY, यानी कि W sin थीटा। यानी कि अगर मुझे इस बॉडी पर टोटल फोर्स निकालनी हो तो मैं इन दोनों फोर्सेस का क्या करूंगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन। लेकिन किसको किस में से माइनस करें, क्या मैं फ्रिक्शन में से WY को माइनस करूं या WY में से फ्रिक्शन को माइनस करूं, अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस किया जाता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई WY ज्यादा है या फ्रिक्शन ज्यादा है? ज्यादा है। ये देखो, स्लाइड्स डाउन, ये बॉडी नीचे जा रही है, तो जो फोर्स ज्यादा होती है ना, बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में जाती है। समझ रहे हैं? अब आपको जवाब मिल गया होगा। इसका मतलब अगर ये बॉडी मूव करके नीचे जा रही है, इसका मतलब WY ज्यादा है, यानी कि W sin थीटा ज्यादा है और फ्रिक्शन वाली फोर्स कम है। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि इस बॉडी पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो किसके बराबर आ जाएगी, इन दोनों फोर्सेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे, W sin थीटा में से माइनस कर देंगे हम किसको, फ्रिक्शन को। बात समझ आई? तो जब ओपोजिट फोर्सेस होती हैं तो हम टोटल फोर्स के लिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस कर दिएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर होता है किसके, ma के, और W वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, और साथ में कौन है, साइन थीटा माइनस f। यहां तक बात क्लियर है? हमने क्या किया, चेंजिंग, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमने f की जगह ma पुट किया एंड, और हमने w की जगह mg पुट कर दिया। ये हमने कंडीशन ध्यान में रखनी है। सो f की जगह ma आ गया और w की जगह mg आ गया। अच्छा भाई, मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है एक्सेलरेशन का, कि जब बॉडी स्लाइड करके नीचे जा रही होती है तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होती है। तो भाई ये m जो है यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। सो a इज इक्वल टू mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m माइनस f ओवर m। सही है भाई, ये m मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां पर आके इन दोनों के साथ डिवाइड कर रहा है। दोनों के साथ डिवाइड होगा क्योंकि होल डिवाइड में आएगा। समझ रहे हैं? तो मैंने सेपरेट करके अलग करके लिख दिया। ओके जनाब, m से m कैंसिल, ये बन गया फॉर्मूला a इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। किसका फॉर्मूला बना ये, एक्सेलरेशन का। यानी कि जब भी बॉडीज इंक्लाइन प्लेन पे से स्लाइड करती हुई नीचे आती हैं तो वो एक्सेलरेशन के साथ आती हैं, एक्सेलरेटेड होती हैं। बट समझ रहे हैं? और उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इस बेसिकली जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। ये इस फॉर्मूले का आ गया नाम। ये उन बॉडीज की एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके बताएगा जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करती हुई नीचे आ रही होती हैं। ओके, इफ फ्रिक्शन इज 0 मीन्स अगर लेट सपोज फ्रिक्शन नहीं हो तो, कभी कभी क्वेश्चंस में खुद लिखा होता है न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में कि वी हैव अ स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस,
या फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन। तो अगर वो क्वेश्चन में खुद कह दे आपको कि प्लेन जो है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपको पता है ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? इस f की जगह क्या पुट करोगे? जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो, तो कुछ बचा ही नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा? a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। सो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। समझ रहे बात? तो हमारे पास एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूला में क्या फर्क है? एक फॉर्मूले के अंदर f आ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन होगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक फॉर्मूले में f नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन लेस की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या हो जाएगा? वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? ओके, एक चीज और डिस्कस करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ भाई, अब हम यहां पर दो कंडीशंस को चेक करते हैं। ये देखो, याद है डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी भाई, थीटा का 0 डिग्री से ज्यादा होना और 90 से कम होना लाजमी है। चेक करते हैं कि अगर लेट सपोज थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। समझ रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर जहां थीटा आ रहा है वहां पर क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री। तो देखें भाई क्या बनना चाहिए? a इज इक्वल टू जी साइन 0 डिग्री, और आपको पता है कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। समझ रहे हैं? नहीं होगी एक्सेलरेशन। ओ भाई, बॉडी जब 0 डिग्री वाले सरफेस पे रखा होगा तो बॉडी कैसे मूव कर सकती है खुद ब खुद? समझ रहे हैं? तो अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो इसका मतलब तो वो इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं। अगर इंक्लाइन प्लेन होता तो कभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर 0 नहीं आती। समझ रहे हैं? तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो इंक्लाइन प्लेन का तो मकसद वहीं पर ही फौत हो गया, खत्म हो गया। तो इंक्लाइन प्लेन का 0 डिग्री से ज्यादा होना लाजमी है। अब 90 डिग्री को चेक करते हैं कि भाई लेट सपोज अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या होना चाहिए? ओके, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो भाई जहां पर थीटा आ रहा है वहां पर क्या पुट करोगे? 90 डिग्री। सो a इज इक्वल टू जी साइन 90। सो a इज इक्वल टू जी, आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जी वन जा जी। समझ रहे हैं? इसका मतलब बॉडी इस बार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव करके नीचे आएगी, जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। अगर फ्री फॉल कर रही है तो इंक्लाइन प्लेन का तो कॉन्सेप्ट वैसे भी खत्म हो गया। तो आप अगर वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन इंक्लाइन प्लेन नहीं होता। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन प्लेन नहीं होता। इंक्लाइन प्लेन का मतलब वर्टिकल से कम होना और हॉरिजॉन्टल से ज्यादा होना। तो आपने इन दो बातों में ये पास प्रूव कर दी कि ना तो एंगल 0 डिग्री हो ना ही एंगल 90 डिग्री हो। एंगल हमेशा इन दोनों एंगल्स के बीच का कोई हो। सर्टेन एंगल which must be greater than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंक्लाइन प्लेन का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और एक बात और, इस वाले फॉर्मूले से आपको एक बात पता चलती है कि जो एक्सेलरेशन जो होती है ना वो बॉडी के मासेस पर डिपेंड नहीं करती। इंक्लाइन प्लेन वाली जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। बॉडी कोई सी भी हो, हैवियर हो, लाइटर हो, तमाम बॉडीज की एक्सेलरेशन सेम होती है जब वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे होते हैं। सो भाई दिस इज ऑल अबाउट इंक्लाइन प्लेन। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक था। दो कंडीशंस को हमने डिस्कस किया। पहली कंडीशन जब वो बॉडी रेस्ट में थी तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 के बराबर आ गया था, एक्स वाली फोर्सेस भी, वाई वाली फोर्सेस भी। और दूसरी कंडीशन आपने डिस्कस किया कि लेट सपोज अगर बॉडी मूव करके स्लाइड करके नीचे आ रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो ये बना जब फ्रिक्शन है और एक ये बना जब फ्रिक्शन नहीं है। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।